एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूशन बाय अजय शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा आज का नया टॉपिक है टॉर्क ऑन ए डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब भी किसी यूनिफॉर्म सेम टाइप के हर जगह पे सेम वैल्यू वाले यूनिफॉर्म टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो उस पर नट कितना टॉर्क लगता है। पूरा डेरिवेशन समझने से पहले, पूरा टॉपिक समझने से पहले मुझे बेसिकली ये पता होना चाहिए टॉर्क होता क्या है। देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ मोशन पॉसिबल है। यानी अगर उसके इनर्शिया से ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन हो जाएगी। इस टाइप की मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन। लेकिन जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लेकिन हर बार को जरूरी नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट में लीनियर ही मोशन हो। कई बार किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि गेट, हम जब भी दरवाजे को पकड़ के अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं या बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो पूरा दरवाजा उखड़ करके आगे नहीं चला जाता या अपने पीछे नहीं आ जाता। दरवाजे पर जब भी फोर्स लगाते हैं तो दरवाजा किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, हल्की सी रोटेशन देता है। तो ये रोटेशन वाला फोर्स फोर्स ना होकर के इसी को बोलते हैं टॉर्क। ऐसा फोर्स जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशन आ जाए, रोटेशनल इफेक्ट आ जाए, यानी कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क असल में किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाए जाने वाले फोर्स जिससे रोटेशन इफेक्ट आ जाए उसको बोलते हैं। ये टॉर्क कितना होता है? लगाया तो मैंने फोर्स ही है, तो क्या फोर्स और टॉर्क बराबर बराबर हैं? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। लगने वाले फोर्स से कितनी रेडियस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, ये हुआ टॉर्क। लगने वाले फोर्स में टॉर्क में लिटिल बिट डिफरेंस है। कितना के किसी ऑब्जेक्ट पे जब मैंने फोर्स लगाया है तो कितने रेडियस के अबाउट, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग गया है। यानी कि टॉर्क होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या वो आर्म जिस लेंथ के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट कर जाए उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क में फोर्स और साथ में रेडियस इंक्लूड होती है। ये सब आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब पढ़ते हैं हम अपना टॉपिक टॉर्क ऑन ए डायपोल। जब भी किसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो क्यों उस पर टॉर्क लगता है? असल में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इसके अंदर टेढ़ा रख देता हूं, अगर सीधा या हॉरिजॉन्टली रखूं तब की एक अलग बात है। वो केस भी सब केस में लास्ट में करेंगे हम लोग। अगर मान लो मैं किसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे टेढ़ा रख देता हूं, मान लो ये एंगल है थीटा, किसी न किसी एंगल से टेढ़ा रखा हुआ मैंने डायपोल को, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मौजूदा डायग्राम में मैंने इस तरफ ले रखी है तो पक्का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी इस तरफ होती है। तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी डायपोल के दो अपोजिट एंड्स पे अलग अलग तरीके का फोर्स लगाएगा। यानी डायपोल पे होता है एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव को धकेलने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव डायपोल के दूसरे एंड नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे कोई भी डायपोल का एक सिरा आगे और एक सिरा पीछे की तरफ खिसकेगा। यानी कि डायपोल आगे ना बढ़ करके, आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, ना कि आगे जाने देगा। एक एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरे एंड को धकेल लेगा। तो डायपोल बजाय आगे जाने का, आगे जाने की बजाय हल्का सा टर्न करेगा, रोटेट करेगा। रोटेशन आ गई, इसी को तो बोलते हैं टॉर्क। असली में इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो फोर्स लगाया है चार्ज के ऊपर, लेकिन उस फोर्स की वजह से, वो फोर्स कुछ इस तरीके का लगा कि उस फोर्स की वजह से डायपोल मूव करने की बजाय रोटेट करने लगा। ये डायपोल हल्का सा ही रोटेट करेगा, क्योंकि अगर डायपोल पूरा रोटेट तब करता जब डायपोल के प्रत्येक हिस्से पे बार बार रिपल्शन लग रहा होता और बीच में मैंने उसको टाई कर रखा होता। डायपोल का एक हिस्सा जब प्रॉपर अट्रैक्ट हो करके इस डायरेक्शन में आ चुका होगा, अलाइन हो चुका होगा, और दूसरा हिस्सा पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो करके हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका होगा, डायपोल बिल्कुल सीधा हो चुका होगा, उसके बाद डायपोल रोटेट नहीं करेगा। यानी डायपोल में भले ही थोड़ी रोटेशन आई, पर रोटेशन तो आई, यानी टॉर्क तो लगा है। तो टॉर्क कितना लगता है वो डिपेंड किन किन पर करेगा, वो सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले छोटा सा कंसिडरेशन लिख लेते हैं पूरे सेटअप के बारे में। लेट ए डाइपोल, डाइपोल है अपना ए बी,
लेट ए डाइपोल ए बी ऑफ डाइपोल मोमेंट। भाई डाइपोल मैंने कितना स्ट्रेंथेंड लिया हुआ है, डाइपोल की स्ट्रेंथ होती है डाइपोल मोमेंट। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में दोबारा फिर से पढ़ना है तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। कोई भी डाइपोल जिसकी डाइपोल मोमेंट यानी उसकी स्ट्रेंथ है, डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, जो कि होती है Q इंटू 2a के इक्वल, is placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। और मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने टेढ़ा रखा हुआ है, जैसा मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर या फिर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ना रख करके डाइपोल को मैंने टेढ़ा रखा हुआ है थीटा एंगल से, विद एन एंगल थीटा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों अलग अलग सिरों पे फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के बारे में लिखूंगा, द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू। पहले माइनस के बारे में ले लेते हैं, माइनस क्यू ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। डाइपोल के माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से कितना फोर्स लगता है? फोर्स होता है, माइनस क्यू चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो मैं लिख सकता हूं F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। चार्ज कौन सा था अपना? माइनस का, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स की डायरेक्शन भी हुई, प्लस माइनस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? बीइंग अपोजिट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा इस तरफ अट्रैक्शन की वजह से। मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट टू ई। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज दूसरे चार्ज पे, डाइपोल के दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? वो होगा F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई, और प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन हुई अलोंग ई की डायरेक्शन में, अलोंग ई। ये तो था इंडिविजुअल चार्जेस पे फोर्स, डाइपोल के इंडिविजुअल एंड पे फोर्स। अगर मेरे से पूछा जाए कि पूरे डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगा है, तो मैं दोनों फोर्सेस का सम अप कर दूंगा। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज, वो हो जाएगा F इक्वल्स टू F1 प्लस F2, वो हो जाएगा माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई। तो नेट फोर्स हुआ 0। 1 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं तो उस पर नेट कितना फोर्स लगता है? नेट फोर्स लगता है 0, क्योंकि दोनों एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। पर ये जो फोर्स लगा है दोनों अपोजिट एंड पे लगा हुआ है, दो एंड पे, दो पेयर अपोजिट डायरेक्शन में पेयर। मैं लिख सकता हूं कि लगने वाला फोर्स एक पेयर बना रहा है चार्जेस के, क्योंकि एक इस तरफ बड़ा पेयर चार्ज, एक इस तरफ बड़ा चार्ज। तो बट दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन opposite pairs of dipole, और इस अपोजिट पेयर पे फोर्स लगने की वजह से, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से डाइपोल मूव करने की बजाय रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये फोर्स डाइपोल को हल्का सा रोटेट करेगा, विच फॉर्म्स ए कपल which rotates the dipole, जो डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब डाइपोल को रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नहीं, टॉर्क लगाया है, क्योंकि रोटेशन देने वाला फोर्स होता है टॉर्क। तो इसलिए नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, नेट टॉर्क कितना होगा?
नेट टॉर्क होगा कितना फोर्स लगा है और कितनी लेंथ के अबाउट वो रोटेट करेगा, यानी फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं। तो नेट टॉर्क हुआ टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। उन दोनों कपल की आर्म निकालने के लिए मैंने यहां पे बी से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है। बी से एन तक, इस एंड तक, डायपोल के दूसरे एंड तक एक परपेंडिकुलर डाल दिया है। ये है परपेंडिकुलर, ये है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें अपने पास है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, उसके सामने है हाइपोटेन्यूज, ये है थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो ये होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब अपने को ये बी एन निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर आर्म ऑफ कपल निकालना है। तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकता हूं। एक साइड है, दूसरी साइड निकालनी है, दूसरी साइड को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग। तो जैसे मेरे को ये पता है थीटा के सामने होता परपेंडिकुलर जिसकी अपने को नीड है, एक साइड मेरे पास में ऑलरेडी है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर चाहिए है, हाइपोटेन्यूज है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है पी बी पी एच एच बी। तीनों में से देख लो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको सूट करेगा, जो साइड अपने को चाहिए है और जो साइड अपने पास में है उनको यूज करते हुए। मेरे को चाहिए है परपेंडिकुलर और है मेरे पास में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वो तो ये पहली रेशियो साइन कोस टेन यानी कि साइन बनती है। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम ट्रायंगल, उससे पहले मुझे यहां पे लिख लेना चाहिए था कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू ए एन। ए एन पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, ए एन के एक्सटेंडेड लाइन पे हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम ट्रायंगल ए एन बी, उसमें साइन थीटा बनता है, साइन थीटा बनता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि होता है बी एन डिवाइड बाय ए बी, यानी कि बी एन डिवाइड बाय ए बी अपने पास में ट्वाइस ऑफ ए। तो अपने को चाहिए था बी एन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा इंटू टू ए, इसलिए बी एन बराबर है 2a इंटू साइन थीटा। तो अब मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं, अब मैं इस बी एन की वैल्यू को आर्म ऑफ कपल में पुट कर देता हूं, इसलिए टॉर्क टो इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स इंटू बी एन, एफ इंटू बी एन, और फोर्स हुआ, फोर्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में कैलकुलेट की थी हमने। फोर्स था अपने पास में किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्यू ई क्रॉस इंटू बी एन, इंटू बी एन, बी एन की वैल्यू आई 2a साइन थीटा। तो अपने पास ये आया नेट टॉर्क क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। मैं लिख सकता हूं टो इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a तो होता है डाइपोल मोमेंट जिसके सबसे स्टार्टिंग में जिक्र किया था मैंने, तो क्यू 2a यानी कि p इंटू ई, पी ई साइन थीटा, यानी कि डाइपोल हुआ, डाइपोल जिनकी वैल्यूज पुट करूं तो मैं एफ की वैल्यू मैंने लिखी थी सबसे स्टार्टिंग में, जिसको फर्दर सोल्व करने के बाद मैं लिख सकता हूं एफ की वैल्यू आई थी क्यू इंटू 2a, क्यू ई, जिसको बाद में सोल्व, इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद लिख सकता हूं मैं। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, टॉर्क हुआ एफ, एफ आया था फर्स्ट इक्वेशन में, एफ की वैल्यू थी क्यू ई इंटू बी एन, बी एन की अभी वैल्यू कैलकुलेट की हमने 2a साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं क्यू 2a, ये तो था डाइपोल मोमेंट p, q इंटू 2a,
मैं इसको लिख सकता हूं टो इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए यानी कि पी इंटू ई साइन थीटा। ये हुआ हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क इज पी ई साइन थीटा। या फिर इसको अगर मैं साइन थीटा हटा देता हूं तो साइन थीटा होता क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला था पी क्रॉस ई। साइन थीटा हटा देता हूं तो बीच में आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ये हुआ नेट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि नेट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल वो डिपेंड करेगा दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बिटवीन देम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो मैटर करेगा, डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है वो मैटर करेगी, तीसरी चीज जो मैटर करेगी वो है थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल कितना है। तो मैं थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेकर के लगने वाले मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क को कैलकुलेट करूंगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, वो केसेस लेते हैं। तो फर्स्ट केस है इसका, नेट रिजल्ट अपना ये था। इसके बाद है सब केस। केस फर्स्ट यानी कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा बिल्कुल थीटा थोड़े से टेढ़े की बजाय बिल्कुल 90 डिग्री कर दूंगा तब जब थीटा 90 होगा। थीटा था अपने पास में साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में। व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री है, टॉर्क हुआ पी ई साइन 90 और साइन 90 होता है 1। तो इसलिए टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी पी ई जो कि होगा मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू आई है। नेक्स्ट सब केस है केस सेकंड, व्हेन टॉर्क या व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। मान लो मैंने इसको बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं, बिल्कुल अलाइन खड़ा किया हुआ था डायपोल को। तो जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 यानी कि टॉर्क हो जाएगा पी ई साइन 0। और क्योंकि साइन 0 0 होता है तो पी ई 0 की प्रोडक्ट सबके साथ में आया 0, इसलिए टॉर्क हुआ उस केस में 0 जो कि होगा मिनिमम टॉर्क। यानी कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिल्कुल परपेंडिकुलरली प्लेस कर देंगे, तो वर्टिकली प्लेस कर देंगे तो। और टॉर्क सबसे कम कब लगेगा, जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे तब। हॉरिजॉन्टली जब 0 डिग्री एंगल होगा तो उस केस में। एक छोटा सा और क्वेश्चन, टॉर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब हो सकता है, अगर मैं इस डायपोल को बिल्कुल ऐसे उल्टा रख देता, यानी पॉजिटिव एंड को यहां पे और नेगेटिव एंड को यहां पे। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हॉरिजॉन्टली ही अलाइन होता, लेकिन इसका एंगल होता 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होगा तो सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा। ये था अपना टॉपिक। ओके बाय, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।